वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं केमिकल शिफ्ट एंड टीएमएस टेट्रामिथाइलसिलेन। टेट्रामिथाइलसिलेन क्या है, टीएमएस क्या है, वो आज हम देखने वाले हैं। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टीएमएस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, तो वो क्यों रहता है वो हम आज देखने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखना विदाउट एनी स्किपिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली एंड आपको पता भी चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केमिकल शिफ्ट जैसे हम लोगों ने आगे पास्कल ट्रायंगल देखा और उससे पहले हमने शिल्डिंग डिशिल्डिंग के बारे में पढ़ा था थोड़ा, तो वही वर्ड यहाँ पे यूज़ होने वाला है कि जो केमिकल शिफ्ट होता है वो शिल्डिंग और डिशिल्डिंग के ऊपर डिपेंड रहता है। यानी कि शिल्डिंग होता है यानी कि अप फील्ड में ज़्यादा आता है एंड जो डिशिल्डिंग होता है वो डाउन फील्ड में ज़्यादा आता है। तो अप फील्ड यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी अगर मेरे पास पर्सन है, मेरे यहाँ पे कोई भी पर्सन प्रेजेंट होता है, तो अगर उसे ग्राउंड फ्लोर पर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना हो तो वो क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, ऐसे ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा ही है कि जो हमारी केमिकल शिफ्ट है वो वन टाइप ऑफ स्टेप्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही दिखाना चाहते हैं कि जो केमिकल शिफ्ट है वो दो टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो डेल्टा वैल्यू, डेल्टा से यानी कि ppm से आप इंडिकेट कर सकते हो, या टाउ से इंडिकेट कर सकते हो। दोनों की वैल्यू आ सकती है, मे बी दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर डेल्टा की वैल्यू होती है तो वो अप फील्ड से स्टार्ट होती है, यानी कि ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो ऐसे आगे जाएगी, आगे और ज़्यादा आगे जाती है, मैक्सिमम 15 तक जाती है, बट हम लोगों ने 10 तक ही अभी लिखा है। वैसे तो 15 तक होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर राइट साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 1 2 3, यानी कि वो डेल्टा की वैल्यू है, और डेल्टा की वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे होती है, तो वो शिल्डिंग पोर्शन होता है, यानी कि अप फील्ड में आती है डेल्टा की वैल्यू 0 1 2 3। ठीक है, एंड डिशिल्डिंग पोर्शन यानी कि 10 है, 9 है, 8 है, 11 है, ऐसे वैल्यू होती है, तो वो डिशिल्डिंग पोर्शन में आता है, यानी कि डाउन फील्ड में आता है डेल्टा की वैल्यू। वैसे ही अब टाउ वैल्यू की बात करता हूँ। तो टाउ वैल्यू जैसे हमने डेल्टा वैल्यू की राइट साइड से स्टार्ट की, लेफ़्ट साइड पे ख़त्म की, वैसे ही उसके ऑपोजिट होता है टाउ वैल्यू, यानी कि हमको लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना है और राइट साइड पे ख़त्म करना है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने 10 तक लिखा है कि जैसे कि यहाँ पे 10 तक ख़त्म हुआ तो लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करो। जैसे डेल्टा वैल्यू 10 थी, तो टाउ वैल्यू 0 वहाँ से स्टार्ट हुई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो टाउ वैल्यू एक्चुअली 0 से स्टार्ट होती है लेफ़्ट साइड से, और राइट साइड पे 10 पे ख़त्म होती है, यानी कि 11 15 तक जाती है। तो यहाँ पे मैं इजीली कह सकता हूँ कि जो शिल्डिंग पोर्शन होता है डेल्टा वैल्यू में वो अप फील्ड में आता है, और उसकी वैल्यू एक्चुअली 0 1 2 3 के आसपास होती है। वैसे ही अगर शिल्डिंग पोर्शन अप फील्ड टाउ वैल्यू के लिए अगर बात करते हैं तो उसकी वैल्यू 9 8 10 ऐसे होती है। वैसे ही डिशिल्डिंग के बारे में है कि डिशिल्डिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो टाउ वैल्यू 0 1 2 3 होती है और डेल्टा वैल्यू 10 9 8 ऐसे होती है। ओके, अब अगर ये मुझे फाइंड आउट ऐसे मुझे ड्रॉ नहीं करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है टाउ वैल्यू को डेल्टा वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए 10 माइनस डेल्टा कर दो, टाउ इक्वल टू 10 माइनस डेल्टा। तो इस फॉर्मूला के ऊपर से आप अगर डेल्टा की वैल्यू दी गई है तो उसके ऊपर से आप टाउ में कन्वर्ट कर सकते हो।
जैसे कि फॉर एग्जांपल डेल्टा वैल्यू ऐसा समझो कि 6.5 है, 6.0 समझ लो चलो। तो इस फॉर्मूला के ऊपर से मैं टाउ वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। टाउ इक्वल टू 10 - 6 यानी कि 4, यानी कि टाउ की वैल्यू कितनी होगी 4। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि डेल्टा वैल्यू अगर 6 है तो टाउ वैल्यू 4 होगी। वैसे ही अगर 5.5 है डेल्टा वैल्यू तो उसकी टाउ वैल्यू 4.5 होगी। वैसे ही अगर मुझे टाउ वैल्यू दी गई है तो उसके ऊपर से डेल्टा वैल्यू भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। उसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा इक्वल टू 10 - टाउ, और डेल्टा की वैल्यू ppm में मेज़र होती है। तो जैसे अभी यहाँ पे क्या, वैसे टाउ वैल्यू अगर 4.5 है तो डेल्टा वैल्यू कितनी होगी, तो उसकी वैल्यू होगी 5.5, ठीक है, ppm। तो ऐसे आप टाउ वैल्यू के ऊपर से डेल्टा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, डेल्टा वैल्यू के ऊपर से टाउ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट एक्चुअली जितने भी हमारे पास प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं वो सभी प्रोटॉन की अगर केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है तो उसके जो केमिकल शिफ्ट होते हैं डेल्टा वैल्यू टाउ वैल्यू होती है वो अलग अलग अवेलेबल होती है। यानी कि मैं इन जनरल कह सकता हूँ कि जो केमिकल शिफ्ट होती है वो हमें नंबर ऑफ़ सिग्नल और पोजीशन के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। एंड एक और चीज़, इसके ऊपर से आप जो प्रोटॉन की पोजीशन है वो उसके आप अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो प्रोटॉन की पोजीशन पर, ठीक है। एंड जैसे मैंने अभी कहा वैसे कि आपका जो भी कंपाउंड प्रेजेंट होता है उसमें जितने भी टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, अगर अलग अलग टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं तो उसमें अलग अलग आपको ही केमिकल शिफ्ट दिखाई देती है। यानी कि केमिकल एनवायरनमेंट उसका अलग अलग होना चाहिए, उस हिसाब से वहाँ पे केमिकल शिफ्ट के वैल्यू आपको देखने को मिलती है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में केमिकल शिफ्ट एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। देन उसके बाद है थोड़ी सी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज़ है, जो जैसे अभी मैंने कहा वैसे आपके कंपाउंड कोई भी प्रेजेंट होता है उसमें जितनी टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतनी टाइप की केमिकल शिफ्ट यहाँ पे प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे साइक्लो कंपाउंड होगा आपके पास है तो डेल्टा वैल्यू 0.2, प्राइमरी अल्काइन होता है यानी कि CH3 होता है तो 0.9, सेकेंडरी अल्काइन मिथिलीन ग्रुप होता है तो 1.3, टार्टरी अल्काइन होता है तो 1.5, विनाइल होता है तो 4.6 से 5.9, एसिटानिलिक अल्केन होता है तो 2.2 से 3, एरोमेटिक होता है तो 6 से 8.5, बेंजोइक होता है तो 2.2 से 3, अलाइलिक अल्केन होता है तो 1.7, फ्लोराइड होता है तो 4 से 4.5, क्लोरीन 3 से 4। वैसे ही वैसे तो बहुत सारे हमारे पास टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे केमिकल शिफ्ट देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, अल्कोहल, ईथर, एस्टर, एसिड, एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिलिक, फिनोलिक, कार्बोक्सिलिक, एमोनिया, एमिनो, ठीक है। ऐसे आपको केमिकल शिफ्ट देखने को मिलती है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन। जितनी टाइप के प्रोटॉन हो गए उसी टाइप से यहाँ पे आपको केमिकल शिफ्ट देखने को मिलती है। एंड ये जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो MSc पर्पज़ के लिए एंड JEE मेंस के लिए एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में बहुत सारे आते हैं, बहुत टाइम आते हैं कि आपको एक मॉलिक्यूल दे दिया जाता है और उसमें अंडरलाइन की जाती है कि भाई उसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो प्रोटॉन है वो किस टाइप का है, देन उसके बाद आपको वो वैल्यू लिखनी है। तो इसके लिए ये जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है। तो वो थोड़ा सा आप पढ़ लेना तो आपको जो एक्सटर्नल जो मेंस एग्ज़ाम होगी एंड जो MSc एंट्रेंस होगी उसके लिए आपको थोड़ी हेल्पफुल रहेगी। देन उसके बाद हम लोगों ने बात की थी टेट्रामिथाइलसिलेन। टेट्रामिथाइलसिलेन का एक्चुअली फार्मूला ऐसे होता है CH3SI CH3CH3CH3, यानी कि SI के साथ 4 मिथाइल ग्रुप जुड़े होते हैं, इसी को हम टेट्रामिथाइलसिलेन कहते हैं।
जो टेट्रामेथाइलसिलेन होता है ना, उसका सबसे एक इम्पोर्टेंट जो राज होता है वो क्या होता है कि जो इसका जो एनएमआर डेटा हम निकालने जाएंगे ना, तो इसके पास टोटल प्रोटॉन है यहाँ पे 3 3 3 3 यानी कि 12 प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो ये जो 12 प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, वो 12 प्रोटॉन के सिर्फ आपको सिंगलेट ही देखने को मिलते हैं, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। तो इसीलिए ये जो TMS है ना, वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप एज ए स्टैंडर्ड यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उनका आपको पता है कि भाई 12 प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो उसके लिए आपको सिंगलेट ही मिलता है। तो एक वन ऑफ द स्टैंडर्ड कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। एंड ये जो TMS है, टेट्रामेथाइलसिलेन, वो एक्चुअली NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में वन ऑफ द गुड एंड वेरी गुड कह सकते हैं कि वेरी गुड सॉल्वेंट्स प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें हर एक टाइप के मॉलिक्यूल जो कंपाउंड होते हैं, सैंपल होते हैं, वो इजीली मिक्स हो जाता है और डिज़ोल्व हो जाता है। इसीलिए वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड अच्छा सॉल्वेंट है TMS। देन एक और चीज़ कि ये जो TMS है ना, वो वोलेटाइल कंपाउंड है। वोलेटाइल कंपाउंड है यानी कि वो जो रूम टेम्परेचर होता है, यानी कि 25-30 डिग्री के आसपास, तो उसके अगर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो इवैपोरेट हो जाएगा, यानी कि हाईली वोलेटाइल कंपाउंड है। एंड जो इसका जो NMR पीक होता है ना, वो 0 पे आपको देखने को मिल जाता है, डेल्टा वैल्यू पे 0 डेल्टा वैल्यू पे आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि सील्डेड पोर्शन में आपको देखने को मिल जाता है। एंड जो TMS है, वो TMS सेपरेशन में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि अगर मेरे पास कोई कंपाउंड है, दो टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो दो टाइप के जो प्रोटॉन आपको आइडेंटिफाई करने हैं, तो अगर आप TMS यूज़ करते हो तो आप इजीली केमिकल शिफ्ट थ्रू उसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो TMS NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो आई होप आपको TMS के बारे में जो भी जानकारी मुझे देनी थी वो समझ में आ गई होगी। एंड TMS क्या है, क्या नहीं, कैसे यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो एंड अच्छी कमेंट करो एंड अपने फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर करते रहो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कुछ पढ़ सके और सीख सके। देन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं पहले से कहता आया हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो तो आपको मिल जाए तुरंत ही एंड आप उसे सीख सको। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।